जय हिंद भाइयों, प्यारे बच्चों, मित्रों और अभिभावकों। सबसे हार्डली अनुरोध है कि आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। और इससे पिछली कक्षाओं में हमने अनेक सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किए थे। तो उसी क्रम में अपन आज मध्यकालीन भारत पे डिस्कस करने वाले हैं। किस पे? मध्यकालीन भारत पे। किस पे डिस्कस करेंगे? तो मध्यकालीन भारत पे। किस पे डिस्कस करेंगे? मध्यकालीन भारत पे। ठीक है, तो देखते हैं। मध्यकालीन भारत काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी छोटा है। अच्छा, आपको समझ में आएगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखिए 3 पार्ट हैं हिस्ट्री के। पहला मिडाइवल, मॉडर्न, एंशिएंट। पहला एंशिएंट है, फिर उसके बाद मिडाइवल है और फिर मॉडर्न है। तो एंशिएंट वो सभ्यता, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, ये सब डिस्कस करते हैं। और उसके बाद मिडाइवल में, जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं, और उसके बाद मॉडर्न अभी आगे आएगा। तो बेसिक हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्टली इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री मानी जाती है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो ज़्यादा कंपटीशन की दृष्टि से, अब जैसे एंशिएंट से बहुत, जैसे है तो बहुत ब्रॉड, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम को देखिए, ये सब जो इम्पोर्टेंस है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न का, ये एग्ज़ाम पे बेस्ड है। कई एग्ज़ाम क्या करते हैं, मॉडर्न को प्रायोरिटी देते हैं, कई मिडाइवल को प्रायोरिटी देते हैं, कई एंशिएंट को देते हैं। हर साल पैटर्न चेंज होते रहता है। कभी मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, कभी मिडाइवल से आ गए, कभी आधुनिक, मतलब। ठीक है, तो इसलिए आपको तीनों तैयार करना है और उम्मीद करते हैं तैयार हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज अपन मध्यकालीन भारत देखते हैं। क्या देखते हैं? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ये कालीन है। मध्यकालीन, कालीन से मतलब काल। ये कालीन भैया वाला कालीन नहीं है भाई साहब। ये मध्यकाल मतलब पूर्व होगा, फिर उसके बाद मध्य होगा, फिर उत्तर हो जाएगा। तो अपन मध्यकालीन भारत देखते हैं। मध्यकालीन क्या देखते हैं? भारत देखते हैं। अब मध्यकालीन भारत में हुआ क्या है कि भाई साहब, पहले तो यहीं से हम महाजनपद ये सब के बारे में डिस्कस, चंद मौर्य साम्राज्य, यहाँ के लोग थे। अब क्या हुआ कि भारत में बाहरी लोग आना शुरू हुए। भारत में कहाँ से? भारत में बाहरी लोग आना शुरू हुए। अब देखिए, हमारे यहाँ की एक पहली बहुत ही खास परंपरा है कि मतलब यहाँ इंटरनल जमती नहीं है किसी से। यहाँ जैसे हम हैं, आप हैं, वो हैं, वो हैं, तो आपको हमसे प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट नहीं बोलोगे, कोई तीसरे को लाओगे बीच में, उससे बोलोगे, फिर वो हमसे बोलेगा। तो इसका फ़ायदा उठाया बाहरी लोगों ने। आपसी मतभेद जब भी होगी, इसका फ़ायदा हमेशा 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 बाहरी वाला उठाएगा। ये लिख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो यही यहाँ के लोगों ने उठाया। यहाँ बहुत से तेजस्वी, बहुत से प्रतापी, बहुत से अच्छे अच्छे राजा हुए। लेकिन क्या हुआ कि उन राजा हैं, उनका मंत्रिमंडल उनका विरोध कर रहा है, उनका पड़ोसी कोई राजा है वो उनका विरोध कर रहा है। और यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि लोग बुला के लाए भाई बाहरी वालों को, भाई आओ, इनको मारो, हमको राज सिंहासन दो। फिर जब भाई कोई आएगा और आपके किसी को हटाएगा तो आपको देगा, वो देखेगा भाई साहब यहाँ तो बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, वहीं रह गए। तो क्या हुए, सबसे पहले मध्यकालीन भारत में अरब वालों ने आया था। कहाँ से? अरब वालों में, ठीक है ना, अरेबियों ने आया था। कौन? अरेबियों ने। तो इसमें से सबसे फेमस हैं कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले अरेबियों ने
आक्रमण किए भारत पे। क्यों आक्रमण किए? क्योंकि यहाँ इंटरनल मतलब आंतरिक भेदभाव था, आंतरिक मतलब जमती नहीं थी किसी से। एक राजा दूसरे का विरोध कर रहा है, दूसरा राजा तीसरे का विरोध कर रहा है, वो उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इनका फ़ायदा, जैसे अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो राज करो, तो इसका फ़ायदा बाहर वालों ने काफ़ी अच्छे से उठाया। आज भी यही है हमारे, आज इसके फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? आज इसके फ़ायदा हमारे नेता उठा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं? नेता। कोई भी पार्टी का है वो बोलेगा ये ऐसे है वो ऐसे है, दो पार्टियों में फूट डालो राज करो। हिंदू मुस्लिम धर्म का मुद्दा, कोई भी पार्टी आए, कुछ पार्टियां हमारे यहाँ ऐसी हैं जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ क्या है? हिंदू मुस्लिम धर्म। देखिए किसी ने, हमें याद नहीं है, एक बहुत ही महान, उन्होंने कहा था कि अच्छा नेता, मतलब अगर आपको अच्छी राजनीति करनी है तो आप सांप्रदायिकता मतलब जातिवाद ये बीच में डालो, आप एक अच्छे नेता बन जाओगे। मतलब देखिए कितनी मानसिकता, मतलब लोग, अब मान लो जैसे पहले तो हिंदू और मुस्लिम के भी हाथ पे बांट रहे हैं, फिर उसके बाद अगर आप हिंदू हैं, पहले तो हिंदू और मुस्लिम, देश को दो भागों में बांट दिया गया, हिंदू और मुस्लिम। फिर उसके बाद अब हिंदू में जाति के आधार पर बांट दिया गया कि भाई साहब आप फॉरवर्ड हो, आप बैकवर्ड हो, SC ST हो, BC हो, ये सब, इन सब के आधार पर बांट दिया गया। तो भाई साहब समझो उस बात को। तो अपन राजनीति नहीं पढ़ा रहे हैं, ना कि राजनीति करने वाले हैं, इसलिए बता रहे हैं बस। अरब में मोहम्मद बिन कासिम, तो इन्होंने सबसे पहले 712 में कहाँ हमला किया? सिंध पर। इनके नेतृत्व में भारत में कहाँ हमला हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में सर्वप्रथम जो हमला हुआ था वो कहाँ हुआ था? सिंध में हुआ था। क्वेश्चन आएगा भाई साहब, सिंध में अरबों का प्रथम आक्रमण किसके सानिध्य में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरेबी कौन आया था भारत में? तो मोहम्मद कासिम ये आए थे, ठीक है। तो 712 में सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया, और इसमें इनका यहाँ का राजा कौन था? दाहिर। कौन राजा था? दाहिर। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो वहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। वहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। वहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। दाहिर राजा थे। सिंध पे इन्होंने आक्रमण किया। कितने में किया? 712 में किया। तो 712 इस सब, देखिए ये ईसवी है, सॉरी ईसापुर में, ईसवी में चल रहे हैं हम लोग। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु में, कहाँ पे? सिंधु कहाँ है? देखो ये है हमारा भारत, ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये है हमारा भारत। तो देखिए मोस्टली इतिहास में, हिस्ट्री में आपने देखा होगा जितने भी आक्रमण सब हुए मोस्टली इधर से ही हुए, ठीक है। तो अब सिंध हमारा यहाँ पड़ता है। पहले हमारा अखंड भारत था भाई साहब, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान लेके इधर से था। तो सिंध यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पे? सिंध यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ के राजा कौन थे? दाहिर थे। यहाँ के राजा कौन थे? दाहिर थे। यहाँ के राजा कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब से, कहाँ से? अरब से कहाँ आया? 712 ईसापुर में, सॉरी ईस्वी में यार, 712 ईस्वी में कहाँ आया? सिंध में। सिंध कहाँ पड़ता है? इधर भारत पाकिस्तान के बीच का हिस्सा है। कुछ पार्ट भारत में आते हैं, कुछ पार्ट पाकिस्तान में आते हैं। तो पहले अखंड भारत था, तो भारत में ही काउंट होते थे, तो ठीक है। तो सिंध में राजा कौन थे? दाहिर जी थे। अब इन्होंने आक्रमण किया। फिर उसके बाद 713 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? मुल्तान पे आक्रमण किया था। देखो एक बात और जानो कि ये जो अरब वाले थे, इनका केवल आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये सब धन, यहाँ से जो धन थे, संपत्तियाँ थी, उन सबको लूट के लेके चले गए थे। इनका शासन करने का यहाँ कोई मतलब वो नहीं था कि मतलब भाई साहब हम आएंगे यहीं रह जाएंगे और उसके बाद यहाँ शासन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब आते थे, धन लूट के सिर्फ लेके चले जाते थे बस। क्योंकि भारत को भाई साहब सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया को कौन नहीं चाहेगा भाई लूटना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अच्छे से लूटा।
ठीक है। अब इनके बाद कोई विशेष वो नहीं आया। फिर उसके बाद अरब ख़त्म हुआ, अब तुर्क वाले आए। ये जाते जाते बता दिए भाई साहब, तुर्क वाले मिले रास्ते में, वो भाई किधर से ये सब लेके आ रहे हो? बोले भाई साहब एक भारत नाम का देश है, बहुत माल है, बहुत सोने की चिड़ियाँ बोलते हैं वहाँ। तो ये सब बोला अरे भाई अपन भी चलते हैं। तो जब अरब वाले गए, फिर वहाँ तुर्क वाले आए। जैसे हम लोग कोई अच्छी चीज़ बाज़ार में मार्केट में मिलती है तो भाई साहब बोलते हैं, मतलब कोई लेके आ रहा है, मतलब कहाँ से लिए हो भैया, बोल देते हैं भैया वो दुकान से लिए हैं। तो ऐसे ही ये सब माल और लेके आ रहे थे। अगर तुर्क वालों को खबर लगी, वो सब भी बोले भाई साहब चलो इंडिया कुछ करो, ये सब भी इंडिया है। तो अल्पतगीन ने 932 ईस्वी में क्या किया कि एक गजनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी साम्राज्य की क्या है स्थापना की, और उसको राजधानी बनाया, उसकी राजधानी गजनी को बनाया। तो अल्पतगीन ने, किसने? अल्पतगीन ने 932 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया, गजनी साम्राज्य की स्थापना की। और उसके बाद कौन था, क्या बोलते हैं, गजनी की, मतलब गजनी साम्राज्य की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाई। फिर उसके बाद इनके बाद ये बहुत कुछ किए नहीं। तो उसके बाद प्रीतिगीन आते हैं। प्रीतिगीन, सॉरी इधर दिख नहीं रहा होगा, प्रीतिगीन ये हो गए 972 से लेकर 977 तक। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो आक्रमण हुए तुर्कों द्वारा, ठीक है, वो किसके काल में हुए? प्रीतिगीन के काल में हुए। किसके काल में हुए? प्रीतिगीन के काल हुए। सर्वप्रथम भारत पर तुर्की आक्रमण किसके काल में हुए थे? वो प्रीतिगीन के काल में हुए थे। देखिए कुछ कुछ बुक हैं वो प्रीतिगीन बताती हैं भाई साहब, और कुछ कुछ बुकें हैं जो इनके बाद शहाबुद्दीन राजा हुए उनके बारे में बताते हैं। सुबुक्तिगीन, सॉरी शहाबुद्दीन नहीं, सुबुक्तिगीन, ठीक है। अल्पतगीन, प्रीतिगीन। अब इनके बाद जो राजा हुए सुबुक्तिगीन, कौन हुआ? ये सब तुर्की थे, मोहम्मद बिन कासिम अरेबिक थे। तो सुबुक्तिगीन कौन हुए? सुबुक्तिगीन। तब ये प्रीतिगीन 1977। अब सुबुक्तिगीन भाई साहब बहुत विशेष कुछ किए नहीं, ये कौन थे? अल्पतगीन के। ये कौन थे? अल्पतगीन के क्या थे? दास थे, गुलाम थे, गुलाम और प्लस दामाद थे, ठीक है। तो ये कौन सा है? सुबुक्तिगीन। कौन है? सुबुक्तिगीन। पहले अल्पतगीन आए। अल्पतगीन ने क्या किया? गजनी साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद गजनी को अपनी राजधानी बनाई। फिर उसके बाद कौन से आए? प्रीतिगीन 977 थे, अरे 972 से 977 तक। फिर इन्होंने क्या किया? प्रथम आक्रमण किया। भारत में प्रथम आक्रमण किसके सानिध्य में हुए थे? प्रीतिगीन के सानिध्य में हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद सुबुक्तिगीन आए। सुबुक्तिगीन भी अपना इसे 977 में इनका मतलब गद्दी संभाले। फिर उसके बाद इनका जो बेटा हुआ, यानी इनका उत्तराधिकारी, वो मोहम्मद गजनी। ये इनका जन्म 971 ईसा पूर्व में हुआ, अरे सॉरी ईस्वी में हुआ था, 971 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद गजनी ये भाई साहब अच्छे से लूटे, किसे? अच्छे से लूटे इंडिया को, अच्छे से लूटे भारत को, ठीक है। तो पहला अल्पतगीन हो गया, फिर उसके बाद प्रीतिगीन हो गया, फिर सुबुक्तिगीन। तो सुबुक्तिगीन के बेटे हुए कौन? मोहम्मद गजनी, ठीक है। मोहम्मद गजनी कौन हुए? मोहम्मद गजनी। ये भाई महमूद गजनवी है यार, मोहम्मद गजनवी नहीं है भाई साहब, महमूद, ठीक है। महमूद गजनी हुए, ठीक है। कौन हुआ? महमूद गजनी। देखिए हिंदी बहुत विशेष सही नहीं है हमारी, इसलिए आप उस पर मत जाइए, अब बातों को समझिए। सुबुक्तिगीन के पुत्र हुए कौन? महमूद गजनवी। 971 में इनका जन्म हुआ और अपने पिता के जब कार्यकाल में ये कहाँ के शासक थे? खुरासान के शासक थे। खुरासान एक जगह है, तो क्वेश्चन पूछ दिया अगर मान लो कभी काल
कि भाई साहब महमूद गजनवी गजनी महमूद गजनी कहाँ के शासक थे अपने पिताजी के शासनकाल में, मतलब इनके पिताजी जब गद्दी पे बैठे थे, ठीक है, तो कहाँ के शासक थे, ये खुरासान के शासक थे। कहाँ के शासक थे, खुरासान के शासक थे। फिर इनकी जब मृत्यु हुई 998 में, तब इनको कार्यभार संभालने को दिया गया, ठीक है। कम हो, हाँ, सुबुक्तगीन के पुत्र हुए तो कौन, महमूद गजनवी, और 998 में इनकी मृत्यु हुई तो महमूद गजनी को क्या दिया गया, राज्य क्या दिया गया। तो इन्होंने 27 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा कौन, महमूद गजनवी। देखिए महमूद गजनी जो था बहुत ही मतलब इसका भी उद्देश्य ये नहीं था कि ये भारत में आया शासन करे, ये सब नहीं था। सिर्फ इसने भारत में आया सिर्फ धन लूटने के लिए। किस लिए, धन लूटने के लिए। तो मेन कहानी यहीं से शुरुआत होती है। मेन कहानी मतलब ज़्यादा योगदान इसी का रहा है भारत को लूटने में। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अच्छे से लूटा, फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी ने अच्छे से लूटा और बहुत अच्छे से लूट लिया, ठीक है। तो सुबुक्तगीन के पुत्र मोहम्मद गजनी हुए। फिर उसके बाद ये खुरासान के शासक थे अपने पिताजी के दौरान, पिताजी के कार्यकाल के दौरान। 27 वर्ष की जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई 998 में, तो ये 27 वर्ष के थे और 27 वर्ष में इन्होंने गद्दी संभाल ली। इन्होंने क्या किया, गद्दी संभाल ली। अब इन्होंने क्या किया कि भारत पे 17 बार आक्रमण किए। कितने बार, 17 बार आक्रमण किए। भारत पे कितने बार आक्रमण किए, भारत पे 17 बार आक्रमण किए, ठीक है। भारत पे 17 बार आक्रमण किए। कितने बार, 17 बार। और उद्देश्य क्या था, राज करना नहीं था, उद्देश्य केवल धन लूटना था। उद्देश्य क्या था, धन लूटना था, ठीक है। तो इनका जो सबसे फेमस आक्रमण था, मतलब 1000 में इन्होंने किया, फिर उसके बाद 1001 में किया, 1008 में किया, 1025 में, 1027 में, ऐसे से, ठीक है। ये 27 इनका लास्ट वाला था। तो ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत आक्रमण किए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और हमने बताया नहीं आपको, सब मिस हो गई, कि जब यहाँ था मोहम्मद बिन कासिम, जब सिंध के राजा थे, दाधिर थे, ठीक तो है यार, सही तो बताए हैं, दाधिर तो बताए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये 17 बार आक्रमण किए भारत पे, तो इनका आक्रमण 1000 में हुआ, 1001 में हुआ, 1008 में हुआ, 1025 में, ऐसे ऐसे इन्होंने कितने बार आक्रमण किए, 27 बार। लेकिन जो सबसे फेमस आक्रमण हुआ वो कौन सा था, वो 1027 वाला हुआ था, 1027 वाला हुआ था। क्यों, क्योंकि ये जब आक्रमण किए थे, तो कहाँ किए थे, सोमनाथ मंदिर, जो कि कहाँ है, सौराष्ट्र, मतलब यहाँ पर कहाँ है, सौराष्ट्र में। सोमनाथ मंदिर कहाँ था, सौराष्ट्र में। सोमनाथ मंदिर कहाँ था, सौराष्ट्र में। इस पे जब 1025वां सॉरी 27 नहीं यार, 25वां वाला, 1025वां वाला इनका सबसे फेमस। यहाँ से इन्होंने बहुत सारे मतलब सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह उजाड़ के, जितना वहाँ पहले के जैसे पहले नहीं, आज भी मंदिरों में क्या होता है कि बहुत सारे पैसे, सोने चांदी, ये सब के चढ़ाए जाते हैं। लेकिन पहले भी ऐसा होता था, बहुत सारे राजा महाराजा बहुत कुछ मतलब दान में दे, सोना चांदी ये सब। तो मंदिरों में जाहिर सी बात है ये सब होता है। तो इसने बहुत कुछ वहाँ से लूटा, सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा। कौन लूटा, महमूद गजनवी। कौन लूटा, महमूद गजनी ने लूटा। ये कब गद्दी पे बैठा, 998 में। अपने पिताजी के शासनकाल में कहाँ का शासक था, खुरासान का शासक था, ठीक है। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। इसका जो 1025वां वाला था सबसे फेमस था, 1025वां वाला जो था सबसे फेमस था। और इन्होंने जब आक्रमण किया था, जब तो वहाँ के राजा कौन थे, पाल वंश के राजा थे। कौन से थे, जयपाल थे। कौन से राजा थे, जयपाल थे।
पाल वंश के राजा कौन थे? जयपाल थे, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, जब इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो बहुत सारे धन थे तब। अब ये जब लेके जा रहे थे इधर, तो ऐसे ऐसे लेके जा रहे थे, तो इनका जो मुकाबला हुआ भाई साहब, जाट जो कि हरियाणा की बहुत मानी जानी जाति हुए, तो उन्होंने जाट समुदाय है, उन्होंने देखा कि यार बहुत सारा ये तो लेके जा रहा है हमारे यहाँ से। फिर इन्होंने क्या किया? आक्रमण बोल दिया। इन्होंने क्या किया? आक्रमण बोल दिया। किसके ऊपर? महमूद गजनी के ऊपर। लेकिन ये भाई ये भी दिमागदार था, ये बोला यार इतना सारा हम लोग मतलब लिए हैं, कुछ समझौता कर लो, लेकिन ये माने नहीं। तो इसने बोला भाई साहब अभी अपन युद्ध करने के मूड में नहीं था, वो उस समय लड़ा नहीं। जैसे होता क्या है भाई साहब, जब आप खुद बहुत ज़्यादा पैसे वैसे लिए होते हो तो क्या करते हो, अगर कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ बवाल, तो वहाँ जाने से लोग बचते हैं। क्यों बचते हैं भाई साहब? क्योंकि भाई साहब अपने पास इतना अमाउंट है, अगर बाय द वे कुछ हो गया तो इट्स नॉट अ गुड। तो वही सेम नीति इसने भी अपनाई। इसके पास भी बहुत सारे धन था, ये जा रहा था। जब उन्होंने आक्रमण बोला तो बोला भाई साहब अभी हम लोग युद्ध करने के मूड में नहीं है, ले जाने दो जितना ले जा रहे हैं। तो जाटों ने आक्रमण किया। फिर इसने वापस आया 1027 में, देख रहे हो, और जाटों से युद्ध लड़ा। बोला बेटा आप आओ अब हिसाब करते हैं पुराना वाला। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, 1027 में इसमें जाटों के खिलाफ अंतिम इसका क्या था, अंतिम इनका आक्रमण था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये गए, राज नहीं किए। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। 1030 में मृत्यु हो गई। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? 1971 में पैदा हुए थे, 998 में गद्दी में बैठे थे और 1030 में मृत्यु हो गई। ये सब देख लिए, कुछ बचा नहीं भैया। महमूद गजनी, हाँ, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सही है। इनके समय में दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी, ठीक है। सुल्तान, क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन है। 17-12 देखिए ये क्वेश्चन आएगा कि यही लिख देते हैं। देखिए तुर्क में शासन में प्रथम अल्पतगीन हुए, दूसरा प्रीतिगीन, तीसरा सुबुक्तिगीन, महमूद गजनी, ठीक है। तो इसमें पूछेगा क्वेश्चन में कि भाई साहब तुर्क मतलब तुर्की आक्रमण में तुर्कियों में जो सुल्तान की उपाधि किसे दी गई थी? सुल्तान की उपाधि किसे दी गई थी? सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला वो प्रथम तुर्की शासक, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक, तो भाई साहब आँख मूंद के मार दीजिए कौन? महमूद गजनी। इसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी, सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। उपाधि जैसे होता क्या है कि अभी हम लोगों के यूनिवर्सिटी डिग्रियां देती हैं, उसी प्रकार वहाँ के कहाँ के बगदाद के खलीफा थे ना शायद, पेशावर, महमूद कहाँ गया भाई साहब, हाँ बगदाद के खलीफा थे। तो बगदाद के खलीफा थे। तो जैसे हमारे यहाँ डिग्रियाँ यूनिवर्सिटी देती हैं, उसी प्रकार जो धार्मिक थे उसे खलीफा बोला जाता था। बगदाद के खलीफा वो डिग्रियाँ देते थे। वो डिग्रियाँ किस मतलब सुल्तान की उपाधि देते थे। किसकी उपाधि देते थे? तो सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था? महमूद गजनी था। ये भाई साहब भूलिएगा मत, ठीक है। सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक महमूद गजनी। इसने बगदाद के खलीफा कौन थे? अल आदिर बिल्लाह, इनका नाम क्या था? अल आदिर बिल्लाह। इन्होंने सुल्तान की उपाधि के साथ साथ क्या कहा था इनको? यमीन उल दौला, और दूसरा क्या था? यमीन उल मिल्लाह। ये सब उपाधियाँ इनको दी गई थी। किसे दी गई थी? यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लाह। ये सब कौन दिया था?
उल अल आदिर बिल्लाह, अल आदिर बिल्लाह जो कि क्या थे, बगदाद के खलीफा थे। बगदाद के खलीफा कौन थे, अल आदिर बिल्लाह, अल आदिर बिल्लाह कौन थे, अल आदिर बिल्लाह। उन्होंने महमूद गजनी को कौन सी उपाधि की थी, प्रथम सुल्तान की उपाधि दी थी, फिर उसके बाद यमीन उल दौला की, फिर यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। ठीक है, इसने 17 बार आक्रमण किए थे। और उसके बाद इसके दरबार में भाई साहब, जैसे उस समय तो राजा महाराजा थे, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जब कहीं दूर जाते थे या हाथी घोड़ों से माध्यम से जाते थे, तो उस समय क्या करते थे ना, वो सब मतलब आज के ज़माने में जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट ये सब हुआ नहीं करता था, जिससे वो अरिजीत सिंह और उसके बाद खेसारी लाल यादव ये सब के गाने सुन सकें। तो वो क्या करते थे, अपने राज दरबार में इतिहासकार, शायर ये सब चीज़ों रखते थे, ताकि वो उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, इसलिए। तो इनके समय में जो इतिहासकार थे वो कौन कौन से थे, एक मिनट भाई साहब। अल बरूनी, ठीक है, फिरदौसी, उतबी, और उसके बाद फ़रूखी। देखिए अलबर कौन से हुए, अलबरूनी हुए, फिरदौसी हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब। अलबरूनी फिरदौसी, अलबरूनी फिरदौसी क्वेश्चन पूछ देगा कि महमूद गजनी के शासनकाल में प्रथम इतिहासकार ये सब कौन थे, तो अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, उतबी थे और फ़रूखी थे। किताबुल हिंद, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन, किताबुल हिंद। इन्होंने शाहनामा लिखा था। क्या लिखा था, शाहनामा लिखा था। उतबी ने लिखा था, उतबी ने कौन सा लिखा था, किताबुल यामिनी, फ़रूखी भाई साहब का कोई विशेष जिक्र नहीं है, मतलब इन्होंने भी लिखा होगा, लेकिन देखिए अलबरूनी की पुस्तक कौन थी, किताबुल हिंद। अलबरूनी की पुस्तक कौन थी, किताबुल हिंद थी। फिरदौसी की पुस्तक कौन थी, शाहनामा थी। और उसके बाद उतबी की थी किताबुल यामिनी। ये सब भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फ़रूखी, इन 4 लोग किसके दरबारी थे, मतलब मंत्रिमंडल में इन्हें कौन रखा गया था, किसके, महमूद गजनी के, ठीक है। तो अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, किताबुल हिंद लिखी थी। और उसके बाद फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। फिर उसके बाद उतबी ने किताबुल यामिनी लिखा था। फिर उसके बाद फ़रूखी साहब का कोई विशेष वो नहीं। और प्रथम तुर्की शासक जिसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी, महमूद गजनी, ठीक है। अब इनको 1030 में मृत्यु हो गई थी, 1030 में मृत्यु हो गई थी। तो जब इनका शासनकाल था, तो ये गौर अफ़गान में पड़ता है। कहाँ, अफ़गानिस्तान में पड़ता है, गौर एक यहाँ छोटा सा राज्य था। क्या था, राज्य था, गौर राज्य था। क्या था, गौर राज्य। क्या था, गौर राज्य। तो गौर राज्य में का जो शासक था वो कौन था, मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये महमूद गजनी के अधीन आता था। एक मतलब उस समय एक प्रदेश था, मतलब राज्य था, गौर राज्य था। वहाँ का राजा मोहम्मद गौरी। फिर इनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद 1173 में कौन,
मोहम्मद गौरी ने कार्यभार संभाला। मोहम्मद गौरी ने कार्यभार संभाला। तो मोहम्मद गौरी अब कार्यभार संभाल लिए। तो मोहम्मद गौरी ने भी भारत में आक्रमण किए, बहुत सारे आक्रमण किए, और उसके बाद इसने जो प्रथम आक्रमण किया था वो 1175 का था। तो 1175 प्रथम आक्रमण, ठीक है। 1173 में इन्होंने शासनकाल संभाला है, मतलब गद्दी पे बैठा। फिर उसके बाद 1175 में भारत पर प्रथम आक्रमण किए। और उसके बाद बहुत विशेष तो इन्होंने कुछ, हाँ इन्होंने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये लड़ाइयाँ भाई साहब बहुत फेमस है। प्रथम इन्होंने लड़ाई लड़ी थी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ये गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा भाई साहब कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ये भी हार नहीं मानने वाला था। ये मोहम्मद गौरी जो था ये हार नहीं माना। इसने क्या किया? फिर से युद्ध लड़ा। राज चौहान। तो फिर से सेम तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। फिर इसने एक तीसरी लड़ाई थी, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1104 गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था, ठीक है। ये जयचंद्र कहाँ के थे? कन्नौज के राजा थे। ये जयचंद्र कहाँ के थे? कन्नौज के राजा थे। तो मोहम्मद गौरी ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी। कौन सी? तराइन का युद्ध लड़ा था। फिर उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में। तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। फिर तीसरे युद्ध में चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। कौन जीता था? गौरी जीता था, ठीक है। तो इन सबको याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध और तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में हुआ था। वो भी आगे है, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध और चंदावर का युद्ध जो है 1194, 1192, 1191 में लगातार, ठीक है। अब भाई साहब कुछ छूटा है इससे बीच समझ में? ये भी अच्छा, हाँ 75 में आक्रमण किए थे। इन्होंने 75 में आक्रमण किया था। सर्वप्रथम 1175 में आक्रमण किया था भारत पे, और फिर उसके बाद 1178 में ये कहाँ पहुँच गए? गुजरात पे, पाटन, गुजरात के पाटन में इन्होंने आक्रमण किया। कहाँ? गुजरात के पाटन पे, जहाँ का राजा कौन था? भीम सेकंड। कौन था? भीम सेकंड। इसने बड़ी खदेड़ दिया इनको। भाई कौन होते हो तो मोहम्मद गौरी को भगाने वाला, मतलब यहाँ उसके कब्जा हराने वाला कौन सा शासक था? भीम सेकंड था। भीम सेकंड ने पाटन पर कब्जा नहीं करने दिया। पाटन कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। तो पाटन पे कब्जा नहीं करने दिया। वो कौन सा था? भीम सेकंड ने। तो इन्होंने 1178 में 1173 में गद्दी पे बैठे, 1175 में भारत पर प्रथम आक्रमण, फिर 1178 में इन्होंने पाटन पर आक्रमण किया, जो कि गुजरात में पड़ता है। और भीम सेकंड ने इन्हें भारी, मतलब क्षतिग्रस्त, भारी बहुत मारा और ये भाग गए यहाँ से, ठीक है।
तो मोहम्मद गौरी से हो गया भाई साहब, और फिर उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई 1206 में। 1206 में इनको टपका दिया गया। और ये क्या करता था, जो जो राज्य को जीतता था वो अपने सेनापतियों को दे के आगे बढ़ता चला जाता था, तो कुछ छूटा नहीं। हमें तो नहीं लगता है भाई साहब कुछ छूटा है। तुर्क आक्रमण है, महमूद गजनवी हैं, सोमनाथ बंदिश जात के फिरदौसी, उतवी फिरदौसी अलबरूनी, मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश हैं, पर्वत, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, हिंद कुछ पर्वत हैं। ठीक है, कुछ छूटा नहीं है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए आप, देखिए एक कर, तो मोहम्मद गौरी ने कौन कौन से युद्ध लड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। 1192 में कौन जीता, मोहम्मद गौरी जीता, जिसे तराइन का सेकंड युद्ध कहा जाता है। फिर चंदावर का युद्ध जो गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ। जयचंद्र कहाँ के राजा थे, कन्नौज के राजा थे। कौन जीता, गौरी जीता। ठीक है, अब ये जो जीतता था ये सब अपने सेनापतियों को देता था और उस आगे चला जाता था। इसका उद्देश्य नहीं था भारत में शासन करना, ये सब केवल धर्म लूटने के लिए आए थे। तो अरब का प्रथम जो मोहम्मद बिन कासिम जो था, कासिम, इसने कर व्यवस्था शुरू किया था। कौन सा कर, ये बहुत ही फेमस कर है। कौन सा कर है फेमस, जजिया, जजिया कर। क्या है, जजिया कर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर जब इसने आक्रमण किया तो कौन वहाँ का राजा था, दाधीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरेबिक शासक था। उसने 1712 में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण करने के दौरान वहाँ का राजा कौन था, दाहिर था। दाहिर, इसको याद कर लेना भाई साहब। और इसने कौन सी कर की व्यवस्था शुरू की थी, जजिया कर की। इसने कौन सी कर की व्यवस्था की थी, जजिया कर। जजिया कर होता क्या है, ये गैर मुस्लिम कर है। गैर मुस्लिम कर है, ये क्या है, एक गैर मुस्लिम कर है। मतलब इसमें मुस्लिम को नहीं, मतलब मुसलमानों को, देखिए हाँ, यहाँ जो थे, जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी, जैन धर्म थे और बहुत सारे लोग थे और मुस्लिम भी थे। तो मुस्लिम लोगों को ये कर नहीं देना था, मुस्लिम लोगों को ये कर नहीं देना था, जजिया वाला। ये क्या था, फिर उसके बाद ये सुरक्षात्मक कर था। कैसा था, सुरक्षात्मक कर था कि भाई साहब आप इसको देते रहोगे तो आज जैसे होता है ना, अभी भी होता है। जैसे मतलब मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, हफ्ता वसूलते हैं, तो वो सब क्या है, वो सुरक्षात्मक टैक्स है। हम आज भी बहुत बड़े लोग बहुत जैसे फंडिंग देते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं, बड़े लोग देते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब सुरक्षात्मक टैक्स है, सुरक्षात्मक कर है, एक प्रकार का जजिया है, सुरक्षात्मक कर। कि भाई साहब आप जितना लूटना है लूटते रहो, न ईडी आएगी, न सीबीआई आएगा, न कुछ ना आएगा। ठीक है, तो वो सब क्या है, सुरक्षात्मक कर है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को सुरक्षात्मक कर देते रहो, आपके यहाँ कुछ नहीं आएगा, जितना लूटना है लूट लो भाई साहब। जब विपक्ष आएगी तो आप तैयार रहना, फिर उसको भी सुरक्षात्मक कर देना। ये पॉलिटिक्स भाई साहब, जो संविधान लिखा गया था, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे वो ये सोच के नहीं लिखे थे कि भाई साहब जो हमारे आगे की पीढ़ियां आएंगी वो इतनी समझदार और तेज़ तर्राक होंगी केवल भारत को लूटने का काम करेंगी। ठीक है, तो जजिया कर कैसा था, गैर मुस्लिम कर था, सुरक्षात्मक कर था। और इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई थी, मतलब कुछ छूट दी गई थी। वो कौन कौन से थे, इसमें कहा गया ना कि 5 लोगों को छूट दी गई थी। किसको, 5 लोगों को छूट दी गई थी। पहला कौन था, बच्चा था। भाई साहब बच्चा जब कमाता है नहीं तो वो कर टैक्स कहाँ से देगा, बच्चा कमाता है नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा। दूसरा है बूढ़ा, जब भाई साहब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी कमाते नहीं तो वो सब भी कहाँ टैक्स देंगे, इसलिए जजिया से बच्चे बूढ़े इन सबको फ्री रखा गया। तीसरा है
महिलाओं को भी इस टैक्स से फ्री रखा गया कि भाई साहब महिलाएं उस समय बाहर नहीं निकलती थी, और बाहर जब निकलेंगे नहीं कोई आमदनी होगी नहीं, और जब आमदनी होगी नहीं तो सब जजिया देंगे कहाँ से, ठीक है। तीसरा है विकलांग को, ठीक है। पहला है बच्चा। देखिए जजिया कर उसी लोगों को लगाया, जजिया क्या था, गैर मुस्लिम कर था। क्या है, गैर मुस्लिम कर था, मतलब मुस्लिम को छोड़ के बाकी सबको देना था, मुस्लिम को छोड़ के बाकी सबको देना था, ठीक है। ये कैसा था, सुरक्षात्मक कर था, सुरक्षा के लिए भाई साहब आप जजिया देते रहो, आपको अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, राजा की है। किसकी है, राजा की है, ठीक है। तो बूढ़ा इससे मुक्त था, बच्चा इससे मुक्त था, महिलाएं इससे मुक्त थी, विकलांग भाई साहब उसके पास भी कोई आमदनी का स्रोत। और उसके बाद ब्राह्मण भाई साहब क्या होते हैं, धर्म से रिलेटेड होते हैं। ब्राह्मणों का माना जाता है कि भाई साहब इनके जो धन होता है इनसे इनको खिलाना चाहिए, इनका खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता ऐसी बनाई गई थी। तो इन सबको भी पता चला भाई साहब यार ब्राह्मणों का धन खाओगे तो मतलब नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने जजिया में ब्राह्मणों को भी मुक्त रखा। तो जजिया कर कैसा कर है, गैर मुस्लिम कर है, सुरक्षात्मक कर है, और उसके बाद इसमें बूढ़ा, बच्चा, विकलांग, स्त्री और उसके बाद कौन सा है, ब्राह्मण, इन सबको बाहर रखा गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया था। अब आगे चल के कई राजा हुए कुछ लोगों ने हटा दिया, फिर कुछ लोगों ने फिर इसे लगा दिया, उस सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमें लगता है फिरोज शाह तुगलक, हाँ फिर आगे एक चीज़ हुआ कि आगे एक राजा हुए, कौन, फिरोज शाह तुगलक। देखिए ये क्या है ना, ये देखिए एग्जैक्ट साज तो नहीं पता है, बट कुछ जगहों से मिला कि ये कहीं मतलब इनकी माता शायद हिंदू थी इनकी माता, तो शायद हिंदू थी। तो इन्होंने इनको जब गद्दी पे बैठा तो गद्दी मिली, तो इनको लगा कि भाई साहब अगर यार हम कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राज्य में ऐसा हो कि भाई साहब जैसे हिंदू हो जाए सब, समझ रहे हो ना, हिंदू हो जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इस जजिया कर में किसको ऐड कर दिया, ब्राह्मणों को ऐड कर दिया, कि बोला भाई साहब अब ब्राह्मण भी जजिया कर देंगे, ठीक है। तो ब्राह्मणों पर जजिया, क्वेश्चन आएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक था, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक था, फिरोज शाह तुगलक इसलिए जजिया कर लगाया था क्योंकि समानता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम विवाद न हो, किसी को इसके ऊपर शक न हो कि भाई साहब ये हिंदू है इसलिए हिंदुओं को पक्ष ले रहा है। देखो राजा भाई साहब ऐसे होने चाहिए, ऐसे। आज चचा भी उसी पार्टी में है, भतीजा भी उसी पार्टी में है, सब पिताजी हैं, बेटा 1000 करोड़ कितनी करोड़ की कंपनी है, कहाँ का अध्यक्ष बन के सब बैठे हैं। तो भाई साहब पक्षपात नहीं होना चाहिए, राजा ऐसे होने चाहिए यार। तो फिरोज शाह तुगलक ने, क्वेश्चन आएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर में ऐड कर दिया। तो मोहम्मद जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम, इसको सपने में भी मत भूलिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाए थे, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे ब्राह्मणों को भी ऐड कर लिया था। ब्राह्मणों को अकबर महान राजा, आगे इसे ख़त्म कर दिए। अकबर देखिए, अकबर महान इसीलिए कहा जाता है, इसने जजिया कर को ही ख़त्म कर दिया। बताया ये सब फालतू तो व्यवस्था है, इसे हटाओ। तो अकबर ने इसे ख़त्म कर दिया। तो क्वेश्चन जजिया कर से इम्पोर्टेंट बनता है। जजिया कर कैसा था, गैर मुस्लिम कर था, सुरक्षात्मक कर था, बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, विकलांग और उसके बाद ब्राह्मण इसे मुक्त थे। और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को ऐड कर लिया, अकबर ने इसे हटा दिया। फिर इल्तुतमिश आते हैं, नहीं औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया। और उसके बाद बहुत सारे राजा थे, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए और फाइनली इसे ख़त्म करने वाला था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला है, ये वास्तव में काफ़ी रंगीला राजा था, ठीक है। तो देखो जजिया कर में कितने राजाओं का जिक्र है। पहला मोहम्मद बिन कासिम ने इसे लगाया था, और इसने बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, स्त्री, विकलांग को रखा था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण को भी ऐड कर दिया कि भाई साहब ये इन सब बाहर थे, जजिया कर से ये सब बाहर थे।
ठीक है। इसने ऐड कर दिया कि ब्राह्मण आप लोग भी देंगे, मतलब बूढ़ा, बच्चा, विकलांग और स्त्री, केवल 4 लोग नहीं देंगे जजिया कर किसके शासनकाल में। फिर उसका तुगलक ने, फिर उसको अकबर ने आया, बोला ये सब बंद करो, बोला ये सब क्या है, बंद करो। फिर उसके बाद औरंगज़ेब आया, वो बोले भाई साहब इसे चालू करो, औरंगज़ेब ने इसे चालू कर दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने आया, बोला भाई साहब इसको टोटली बंद करो, इसको हटाओ, ये सब व्यवस्था सही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।